Chapters 445 Fixing Battle Bone Wheel, 446 Soul Path Gu Immortal Giwang, 447 Hints and Clues Gu, 448 Obtaining Another Rank 5 Gu. Chapter Start. Chapter 445 Battle Bone Wheel की मरम्मत। फैंग युआन ने उस इनविटेशन पर एक नज़र डाली। उसमें लिखे शब्द बहुत हाई पोलाइट थे। ऑफ कोर्स वो नॉर्दर्न प्लेन्स के अक्षरों में लिखे गए थे, जो देखने में अजीब लेकिन गहरे आर्ट वाले लग रहे थे। और आखिर में मन काबिले के लीडर का नाम था मंतू। ये चिट्ठी खुद मंतू ने लिखी थी, जिससे उसकी सिंसियरिटी साफ झलक रही थी। चिट्ठी का कंटेंट यह था कि मन काबिले का लीडर चांग शन यिन की कितनी इज्जत करता है, और उसने ये भी लिखा कि पहले जो हुआ वो बच्चों के बीच की एक गलतफहमी थी, और क्योंकि चांग शन यिन ने एक्सटर्नल एल्डर शिवू को मारा नहीं, मन कबीला इसके लिए बेहद शुक्रगुजार है। इसलिए वो रात में एक दावत रख रहा था और फैंग युआन को दिल से इनवाइट कर रहा था। साथ ही यह गिफ्ट शिवू की तरफ से माफी मांगने के लिए था, एक हीरो को नाराज करने के जुर्म में। फैंग युआन ने बॉक्स खोला और हंस पड़ा। इस मन काबिले ने काफी मेहनत की है। बॉक्स के अंदर 100 बोन बैम्बू गू थे। साफ जाहिर था मन डुओ के लौटने के बाद उसने फैंग युआन के बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल की थी और पता लगा लिया था कि वो मार्केट में खरीदारी कर रहा था। ओ भाई शन यिन, मुझे आपसे एक काम है, बूढ़े काबिले के लीडर ने कहा। फैंग युआन ने अपना हाथ हिलाया। मैं समझ गया भाई, चिंता मत करो, मैं दावत के दौरान उनसे गुजारिश करूंगा कि तुम्हारे दोनों कबीलों के बीच झगड़े कम हो जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई शन यिन। बूढ़ा लीडर बहुत इमोशनल हो गया। वो जल्दी से उठा और फैंग युआन के सामने गहराई से झुक गया। दावत शुरू होने में अभी थोड़ा टाइम था। फैंग युआन ने उन्हें विदा किया और अपना दरवाजा बैंड कर लिया। फैंग युआन बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपने मन में सोचा और एक रोशनी उसके अपचर से बाहर निकल आई। हल्की रोशनी फैली और बैटल बोन व्हील सामने आ गया। यह रैंक 5 गु काफी बड़ा था। इसकी ऊंचाई लगभग छत तक पहुंच रही थी। जैसे ही यह सामने आया, वो बड़ा सा कमरा एकदम से छोटा महसूस होने लगा। बैटल व्हील पर कई दरारें थी और कुछ तो इतने गहरी चोटें थी कि उसके टूटने का खतरा था। सबसे गहरी चोट तो हद से ज्यादा डैमेजिंग थी। व्हील लगभग 2 टुकड़ों में बंट गया था, बस थोड़ी सी सफेद हड्डी से जुदा हुआ था। यह एक हैरान कर देने वाला नजारा था। इस रैंक 5 गु वर्म की किस्मत अच्छी नहीं थी। चांग शन यिन से मार खाने के बाद इसका असली मालिक हातू गु मर गया था, जिससे ये एक वाइल्ड गु बन गया। इसे जिंदा रहने के लिए लड़ाई के मैदान पर पड़े कंकालों को खाना पड़ता था, जिससे इसकी चोटें ठीक नहीं हो पा रही थी। उसके बाद इस पर फैंग युआन और गे याओ ने मिलकर हमला किया। स्प्रिंग ऑटम सकाडा एक रैंक 6 गु था। वो रैंक 5 गु को आसानी से काबू नहीं कर सकता था। फैंग युआन को इसे काबू करने के लिए इसकी सांसें उखाड़ने तक मारना पड़ा। लेकिन ठीक इसी वजह से बैटल बोन व्हील बर्बादी की कागार पर था। जब वो सामने आया तो व्हील से हड्डियों के कुछ टुकड़े झाड़कर नीचे गिर गए। ये कह सकते हैं कि इसकी हालत इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती थी। फैंग युआन ने गिफ्ट बॉक्स से एक बोन बैम्बू गु निकला। स्प्रिंग ऑटम सकाडा की ऑरा का इस्तेमाल करके उसने उस तुरंत रिफाइन कर लिया। यह गु वर्म उंगली की हड्डी वाले बंबू जैसा था, हल्का सफेद रंग का, एक सफेद मोमबत्ती जैसा दिख रहा था। फैंग युआन ने बोन बैम्बू गु को अपने हाथ में पकड़ा। जैसे ही उसकी प्राइमेवल एसेंस उसकी इच्छा के अनुसार चली, वो उसके अपचे से बाहर निकलकर उसकी जीभ के नीचे चली गई। गोस्ट फायर गु उसकी जीभ के नीचे ही रहता था, जो नीले रंग की आग के गोले में बदल चुका था। फैंग युआन ने एक सांस अंदर ली और फिर फूंक मारी। हाउ की आवाज के साथ उसने एक अजीब नीले रंग की भूत अग्नि का गोला फूंका। भूत अग्नि बोन बैम्बू गु पर गिरी और धीरे धीरे बंबू के ऊपरी हिस्से को जलने लगी। फैंग युआन ने गोस्ट बैम्बू गु के निचले हिस्से को ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई मोमबत्ती पकड़े हुए हो। भूत अग्नि जलती रही, एक ऐसी ठंडक छोड़ती हुई जो हड्डियों तक को ठंडा कर दे। जैसे हाई बोन बैम्बू गु का ऊपरी हिस्सा भूत अग्नि से जला, वो धीरे धीरे पिघलकर सफेद हड्डियों के धुएं में बदल गया और ऊपर उठने लगा। फैंग युआन ने बोन बैम्बू गु को बैटल बोन व्हील के और करीब रखा और सफेद हड्डियों का धुआं बैटल बोन व्हील की दरारों की तरफ ऐसे बढ़ा जैसे उस कोई खींच रहा हो। बैटल बोन व्हील हल्का सा हिला और धीरे धीरे ठीक होने लगा। थोड़ी देर में अजीब नीली भूत अग्नि छोटी हो गई। फैंग युआन ने मोमबत्ती को जलाए रखने के लिए एक और आग का गोला फूंका। 5 मिनट बाद यह बोन बैम्बू गु खत्म हो गया। फैंग युआन ने गिफ्ट बॉक्स से दूसरा बोन बैम्बू गु निकला और उस जलने के लिए भूत अग्नि का इस्तेमाल जारी रखा, जिससे सफेद हड्डियों का धूल निकलने लगा। यह प्रोसेस रिपीट करते हुए 30 से ज्यादा बोन बैम्बू गु इस्तेमाल करने के बाद
फैंग युआन ने आखिरकार उस बैटल बोन व्हील की सबसे गहरी दरार को पूरी तरह से ठीक कर दिया। बोन बैम्बूगू से भरा गिफ्ट बॉक्स अब लगभग चौथाई हिस्सा खाली हो चुका था। अगर फैंग युआन को पूरे बैटल बोन व्हील को ठीक करना था तो सिर्फ इतने बोन बैम्बूगू काफी नहीं थे, और बैटल बोन व्हील अभी भी लड़ाई में इस्तेमाल करने से बहुत दूर था। सबसे गहरा जख्म भर चुका था, लेकिन दूसरी चोटें अभी भी व्हील पर मौजूद थी। ये एक ऐसे मरीज की तरह था जिसे फैंग युआन ने सीपीआर देकर मौत के मुंह से वापस खींच लिया हो। लेकिन ये मरीज अभी भी गंभीर खतरे में था, लगातार इलाज की जरूरत थी। एक निवाले से पेट नहीं भरता, बैटल बोन व्हील का नुकसान बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो मैं इसे काबू भी नहीं कर पाता। भले ही यह अब पूरी तरह ठीक हो जाए, मेरी प्राइमीवल एसेंस इसे एक्टिवेट नहीं कर सकती। यहां कोई जल्दी नहीं है। फैंग युआन बिस्तर से उतरा, अपने सुन्न हो गए हाथ पैरों को ठीक किया और खिड़कियां खोली। अब अंधेरा हो चुका था, आसमान में तारे चमक रहे थे। टाइम हो गया है। रात की दावत के बारे में सोचते हुए फैंग युआन अपने कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही वो आंगन से बाहर निकला, मन डुओ और गे काबिले के बाप बेटे पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। मन डुओ, लॉर्ड चांग शन यिन को प्रणाम करता है। मैन डुओ ने फैंग युआन को देखा और तुरंत प्रणाम किया, पूरी इज्जत दिखाते हुए। तुम लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हो क्या? फैंग युआन ने सर हिलाया, आमतौर पर पूछते हुए। मैन डुओ ने जवाब दिया, सिर्फ 6 घंटे ही हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। लॉर्ड के दरवाजे के सामने खड़ा होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सीनियर चांग शन यिन, पिताजी ने पास ही में एक शानदार दावत का इंतजाम किया है, आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। गे काबिले के बाप बेटे भी आपके साथ इस दावत में चलेंगे। फैंग युआन ने इस मैन डुओ की तरफ देखा, दिल ही दिल में उस पर दया आ रही थी। ये लड़का होशियार और काबिल था, लेकिन किस्मत ने उसके साथ मजाक किया, कमजोर एप्टीट्यूड दे दिया। वो बिल्कुल फैंग युआन के पिछले जन्म जैसा था। ठीक है फिर, चलो। फैंग युआन अपने हम्प वुल्फ पर सवार हुआ और बाकियों के साथ गे काबिले के कैंप से निकल गया। मैन डुओ ने लगभग 1 दर्जन लोगों के ग्रुप को गाइड किया जब वो अपने हम्प वुल्फ्स पर सवार होकर एक दूर जगह की तरफ बढ़े। रात की ठंडी हवा कानों के पास से गुजरी, घास के मैदान पीछे की तरफ भाग रहे थे। चांदनी पानी की तरह बरस रही थी, पास की दूरी पर साफ दिख रहा था, लेकिन दूर से देखने पर चांदनी एक धुंधले पर्दे जैसी लग रही थी। जमीन पर लगी घास से हरे रंग का रस टपक रहा था। पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वो धीरे धीरे आसमान की तरफ बह रहे हों। ऐसी रात के आसमान के नीचे भेड़िए ना खत्म होने वाली जमीन पर दौड़ रहे थे, और खूबसूरत चांद ने आजादी का एक अलग ही एहसास दिया। जैसे ही सब दौड़ रहे थे, उन्होंने एक टीले पर हम्प वुल्फ्स का एक झुंड देखा। वुल्फ्स की पीठ पर गू मास्टर्स का एक ग्रुप बैठा था। एक गू मास्टर अपने हाथों में एक बड़ा झंडा लहरा रहा था, जिस पर मैन लिखा हुआ था। फैंग युआन को देखने के बाद गू मास्टर्स का ग्रुप हम्प वुल्फ्स पर सवार होकर उनकी तरफ आया। मैन डुओ ने यह देखा और हंसा, लॉर्ड चांग शन यिन, आगे मेरे पिताजी हैं, वो आपका स्वागत करने आए हैं। यह नॉर्दर्न प्लेन्स की परंपरा थी, अगर किसी अजीज मेहमान को बुलाया जाता तो मेजबान अक्सर 10 ली दूर जाकर उनका स्वागत करता था। हम्प वुल्फ्स के दोनों ग्रुप बीच में मिले। मन काबिले का लीडर अपने वुल्फ से उतरा, हेस्ट हुए आगे बढ़ा, हा, आज का चांद सूरज की तरह रोशन है, यह नॉर्दर्न प्लेन्स के हीरो की वापसी का स्वागत करने वाली रोशनी है। लॉर्ड चैंग, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मन काबिले का लीडर 9 फीट लंबा था, वो बेहद मस्कुलर और ताकतवर था। उसने एक ढीला ढाला बिना आस्तीन का फुर का चोगा पहना हुआ था, जिससे उसके दोनों कंधे दिख रहे थे। उसके प्राचीन कांसे के रंग के हाथ एक आम आदमी की टांग से भी मोटे थे। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, ऐसा लगा जैसे आसमान ने उसके साथ मजाक किया हो। रात का आसमान कुछ काले बादलों से ढक गया, चांदनी गायब हो गई और घास के मैदान अंधेरे में डूब गए। मन काबिले के लीडर की जोर की हंसी धीमी हो गई, उस बेहद अजीब महसूस हुआ। ये तो मैन डुओ था जो तेज दिमाग का था। तुरंत हेस्ट हुए उसकी रीढ़ घूमी, सीनियर चांग शन यिन हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के महान हीरो हैं। पिताजी, आप हमारे मन काबिले के सबसे सम्मानित हीरो हैं। आज रात हीरोज की मीटिंग है। देखिए, हीरोज की महान ऑरा ने आसमान को हिला दिया, जिससे हवाएं और बादल हो पड़े। उसकी बातों ने अजीब माहौल को खत्म कर दिया। मन काबिले के लीडर का चेहरा वापस नॉर्मल हो गया जब वो फैंग युआन के पास चला गया। फैंग युआन और बाकी लोग भी वुल्फ्स से उतर गए। मंतू ने पहले फैंग युआन को गहरा प्रणाम किया। फैंग युआन ने अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखकर प्रणाम का जवाब दिया। इसके बाद मंतू ने जानबूझकर मन डुओ को घूरा, डांटने वाले अंदाज में बोला, बकवास।
मेन लॉर्ड चांग से अपनी तुलना कैसे कर सकता हूँ। लॉर्ड चैंग नॉर्दर्न प्लेन्स में वुल्फ किंग के नाम से मशहूर थे। उन्होंने अपनी वुल्फ इंस्लेवमेंट स्किल से दुनिया पर राज किया। उन्होंने रैंक 5 गू मास्टर हाथू गू को भी मारा, डाकुओं के एक गिरोह का सफाया किया और एक बड़ी बुराई को खत्म किया, जिससे उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। ही, ट्राइब लीडर मैन तू, आप इतने हम्बल क्यों हो रहे हैं? फैंग युआन हल्का सा हंसा। आप मन काबिले के लीडर हैं, लगभग 1000 गू मास्टर्स के शासक। आप एक सच्चे विजेता हैं, मन काबिले को कई जीतों तक ले गए, और आप होंगयान घाटी को भी कंट्रोल करते हैं। आप इस इलाके के मालिक हैं। मेरा कल्टीवेशन गिरकर रैंक 4 इनिशियल स्टेज पर आ गया है, जबकि आप पीक स्टेज पर हैं। आप मुझसे बहुत आगे हैं। भले ही मेरे पास वुल्फ इंस्लेवमेंट स्किल है, मैं सिर्फ जानवरों को कंट्रोल कर सकता हूं, आपकी तरह नहीं जो लोगों को कंट्रोल करते हैं। हमारे बीच जमीन आसमान का फर्क है। ट्राइब लीडर मैन तू हाय असली हीरोइक विजेता हैं। मन तू हैरान रह गया। वुल्फ किंग अपनी बेरुखी और घमंड के लिए जाना जाता था। उससे बात करना मुश्किल था, ये सोचना कि वो अब इतना बातूनी हो गया है और इतना हम्बल एटीट्यूड दिखा रहा है। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो जल्दी ही समझ गया। ये चांग शन यिन जब जवान था तब मशहूर हुआ था, एक जवान लड़के के नेचर के साथ। वो घमंडी था। ए फ्लैट जब वो एक आधे उम्र का आदमी हो गया है और ऐसी मुसीबत में फंस गया है, उसका नेचर पहले ही सुधर चुका है। उसका अब ज्यादा शांत होना नॉर्मल है। मंतू ने उम्मीद नहीं की थी कि फैंग युआन इतना मिलनसार होगा, लेकिन वुल्फ किंग चांग शन यिन से ऐसी तारीफ पाकर वो मन ही मन खुश था। ए फ्लैट वो अपने दिल में फैंग युआन की और भी ज्यादा इज्जत करने लगा था। भले ही उसका कल्टीवेशन रैंक 4 इनिशियल स्टेज था, उसने एक बार रैंक 5 हाथुगू को मारा था। मन तो उस कम समझने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वो हंसा और बोला, लॉर्ड चैंग 20 साल पहले हाई रैंक 4 पीक स्टेज पर थे। भले ही आपका कल्टीवेशन चोटों की वजह से गिर गया हो, आप जल्दी ही रिकवर कर सकते हैं, या शायद अपने पुराने कल्टीवेशन को भी पार कर सकते हैं। इस वक्त मेरा कल्टीवेशन आपके सामने कैसे टिकेगा? उसी वक्त काले बादल छट गए और चांदनी फिर से चमकने लगी। ही, आप दोनों नॉर्दर्न प्लेन्स के मौजूदा हीरो और विजेता हैं। गे काबिले के लीडर ने सही समय पर कहा। सबसे कीमती बात यह है कि शेर और भेड़िए की मुलाकात लड़ाई में नहीं बदली, बल्कि आप एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि ये देखने को मिल रहा है। ये सच में बादलों के छटने के बाद चांद देखने जैसा है। ऐसी बातों ने सबको हंसा दिया। हा, भाई गे, आपकी बातों ने मंजर को बिल्कुल सही बयान किया है। जल्दी, दावत पहले से ही तैयार है, बस यहीं पास में है। मंतू ने फैंग युआन की तरफ देखा और इनवाइट करने का पोज बनाया। उसने दावत अपने कैंप में नहीं रखी थी, बल्कि यहाँ के काबिले के कैंप के पास दावत लगाने के लिए जल्दी में आया था, जिससे उसकी मेहमान नवाजी और सिंसियरिटी दिख रही थी। ठीक है, आपके बाद। फैंग युआन हंसा और मान गया, लेकिन उसका दिल थोड़ा सा कास गया। काले बादल जल्दी आए और जल्दी चले गए। ये एक अजीब नज़ारा था। शायद गू मास्टर्स हरकत में थे। यूज फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू को दफनाए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था। इमॉर्टल गू की ओरा अभी तक फीकी नहीं पड़ी थी। उम्मीद है कोई गू इमॉर्टल यूज ढूंढ ना ले। चैप्टर 446 सोल पाथ गू इमॉर्टल गी वैंग। रात के आसमान में चांद तेजी से चमक रहा था। काले बादलों का एक बड़ा सा झुंड धीरे दिखने के बावजूद तेजी से चल रहा था। वो फैंग युआन और उसके ग्रुप के सर के ऊपर से गुजरा। 5000 ली दक्षिण की तरफ एक अनजान सी छोटी पहाड़ी के आसमान की ओर बढ़ गया। काले बादलों ने खूबसूरत चांदनी को ढक लिया, एक बड़ी सी परछाई डाली और अंधेरे ने उस पहाड़ी को निगल लिया। काले बादलों ने चलना बैंड कर दिया और उसमें से एक तलवार की रोशनी बाहर आई। यह फ्लाइंग स्वॉर्ड लेटरगू था। फ्लाइंग स्वॉर्ड लेटरगू पहाड़ी में घुस गया और एक रहस्यमयी जगह में दाखिल होकर गायब हो गया। थोड़ी देर बाद छोटी पहाड़ी हिली और एक चमकदार लाल रोशनी झलक उठी। लाल रोशनी चकाचौंध कर देने वाली थी, जैसे डूबता हुआ सूरज। वो एक गोले में इकट्ठा हो गई, जैसे एक लाल सूरज का निर्माण हो रहा हो। एक ही पाल में कई सोली का दायरा चमकदार लाल रोशनी में समा गया। इस छोट से सूरज से एक जड़े का पुल बाहर निकला। एक रैंक 6 गू इमॉर्टल, जिसका चेहरा नौजवान जैसा और गोल मटोल सफेद था, पुल पर चढ़कर बाहर आया। उसने बर्फीली लोमड़ी के फुर का चोगा पहना था। उसका चेहरा लाल रोशनी से चमक रहा था। जब उसने ऊपर काले बादलों की तरफ देखा, हेस्ट हुए गी वैंग, काफी टाइम हो गया। के एक भयानक हंसी के साथ एक शख्स काले बादलों से बाहर निकला। उससे एक रैंक 6 गू इमॉर्टल की जबरदस्त ऑरा निकल रही थी। वो गी वांग था। गी वैंग तेजी से नीचे उतरा। जैसे ही वो जमीन पर उतरने वाला था,
उसकी पीठ के पीछे हरे काले रंग के चमगादड़ के पंख निकल आए। चमगादड़ के पंखों ने फड़फड़ाया और वो हवा में ही अटके रहा, पुल पर खड़े रैंक 6 गू इमॉर्टल को देखते हुए। लोनर होंगयू, ये रहे लावा बैट्स जो मैंने तुमसे वादा किया था, कुल 3,500,000। एक नज़र देख लो, गी वांग ने कहा। उसकी आवाज़ बहुत खुरदुरी और अनप्लेजेंट थी, जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। उसका रूप भी बेहद बदसूरत था, बिखरे बाल, ऊंचा माथा, गहरी आंख की जगह सख्ती से बैंड आंख, और कान इतने बड़े कि उसके आधे दिमाग के बराबर थे। लोना होंगयू ने यह सुना और अपना सिर उठाया, आसमान में काले बादलों को देखा। उसकी भूरी आंख गर्म होने लगी और लाल हो गईं, एक ऐसे रंग में बदल गईं जो गर्म धातु जैसा था। उसकी नज़र सचमुच गर्म हो गई, क्योंकि उसने काले बादलों को चीर दिया और यूस अंदर उड़ रहे अनगिनत चमगादड़ों को देखने दिया। ये सभी चमगादड़ गहरे लाल रंग के द, जिनसे काफी गर्मी निकल रही थी। वो चीख रहे थे जब वो एक दूसरे के आसपास उड़ रहे थे। लोना होंगयू ने चारों तरफ देखा और संतुष्टि से सर हिलाया। 3.5 मिलियन लावा बैट्स हाई हैं, इनके साथ मेरे होंगयू ब्लेस्ड लैंड को हर महीने जमीन में लावा नहीं छोड़ना पड़ेगा, मुझे इससे काफी फायदा होगा। मैं इन लावा बैट्स को रख लूंगा। खे 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 खे, गी वांग दिल खोलकर हंसा। काले बादल फट गए और चमगादड़ अपनी बंदिशों से आजाद होकर बाहर उड़ने लगे। ये चमगादड़ इधर उधर नहीं उड़े, वो तेजी से एक काले लाल झरने की तरह नीचे उतरे, सूरज में घुसते हुए। हर ब्लेस्ड लैंड का दरवाजा अलग होता था। ये छोटा सा सूरज होंगयू ब्लेस्ड लैंड का प्रवेश द्वार था। जब ये सब अजीब चमगादड़ होंगयू ब्लेस्ड लैंड में ले जाए गए, तो गी वांग ने कहा, लोनर होंगयू, क्योंकि तुमने इन चमगादड़ों को स्वीकार कर लिया है, इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ लंग या ब्लेस्ड लैंड में घुसने के लिए राजी हो। ऑफ कोर्स, मैंने, लोनर होंगयू ने, अपना वादा कब तोड़ा है? 1 महीने बाद हम लंग या ब्लेस्ड लैंड पहुंचेंगे। लेकिन वो लैंड स्पिरिट अभी भी वहां है, सिर्फ हम दोनों के साथ, शायद ये काफी ना हो। लोनर होंगयू ने चिंता से कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने हुआ है कि 3 इमॉर्टल से मदद मांगी है। गी वांग ने कहा, ओ, राइचस पाथ के हुआ है 3 इमॉर्टल्स मान गए? लोनर होंगयू हैरान था। HMPH, क्या राइचस, क्या डिमोनिक? ये सब बस पर्सनल फायदे की बात है। लैंग या ब्लेस्ड लैंड में अनगिनत रेसिपीज हैं, हुआ है कि 3 इमॉर्टल्स जाहिर है लालच में आ गए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे इन चमगादड़ों के लिए इंतजाम करना है, मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा गी वांग। लोनर होंगयू ने कहा। गी वांग ने HMPH किया और उसके चमगादड़ के पंख फड़फड़ाए, उसके जिस्म को बिजली की तेजी से काले बादलों में ले गए। काले बादल चले, उत्तर की तरफ उड़ते हुए, अपने रास्ते में चांद को दकते हुए। जब वो जहरीले घास के मैदान के आसमान में पहुंचा, बादल रुक गया, गी वांग रुका और कुछ उलझन में दिखा। ये क्या हो रहा है? यहां एक इमॉर्टल गू की ओरा है? उसने अविश्वास भरी नजर से देखा और नीचे उतरा। जिस जगह वो खड़ा था वो वही जगह थी जहां फैंग युआन और गे याओ पहली बार माइल थे। भले हाई इमॉर्टल गू की ओरा बेहद कमजोर हो चुकी है, ये एक असली इमॉर्टल गू है। अजीब बात है, यहां इमॉर्टल गू की ओरा है, लेकिन किसी गू इमॉर्टल की ओरा नहीं। क्या ये एक वाइल्ड इमॉर्टल गू है? नहीं, ये सही नहीं है, ये इंसान द्वारा बनाया गया है। इसका मतलब, किसी फानी इंसान को एक इमॉर्टल गू मिल गया? गी वांग ने ये सोचा और बहुत उत्तेजित हो गया। यूज गू इमॉर्टल बने हुए 50 साल हो चुके द, फिर भी उसके पास अब तक कोई इमॉर्टल गू नहीं था। उस सिर्फ रैंक 5 गू वॉर्म्स का हाई इस्तेमाल करना पड़ता था। इमॉर्टल गू बेहद दुर्लभ होते हैं, कई गू इमॉर्टल अपनी पूरी जिंदगी बिना एक के गुजार देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, आधी जिंदगी मेहनत करने के बाद, आखिरकार मेरी किस्मत खुल गई। एक इमॉर्टल गू का लालच जबरदस्त था, गी वांग का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने पंख फड़फड़ाए, इमॉर्टल गू की ओरा का पीछा करते हुए उड़ गया। वो ओरा के निशान से गू को ढूंढना चाहता था। एक पल बाद, वो रुका, भूत के चेहरे वाले सूरजमुखियों का समंदर उसके सामने था। सोचना भी मत कि यहां इतने सारे भूत चेहरे वाले सूरजमुखी हैं, खे खे खे, ये सब मेरे हैं। गी वांग ठंडी हंसी हंसा, भले ही उसकी ईयरिंग बैंड थी, उसकी नजर में कोई रुकावट नहीं थी। उसने सोचा और उसके साथ आया काला बादल घूमने लगा, एक बड़े जानवर की तरह नीचे उतरते हुए, सूरजमुखियों के बड़े से खेत पर टूट पड़ा। तुरंत, अनगिनत गोस्ट फेस गू ऊपर उठ गए और कई गोस्ट क्राई गू चीखने लगे। नेदर गोस्ट क्लो। गी वांग ने अपना हाथ बढ़ाया और एक बड़ा सा हरे रंग का पंजे का साया प्रकट हुआ, इन गोस्ट क्राई गू और घोस्ट फेस गू को उठाते हुए। एक ही झटके में, कई वाइल्ड गू पकड़े गए। एक पल बाद, काले बादल फिर से आसमान में उड़ गए,
सूरजमुखियों का समंदर गायब हो चुका था। जमीन पर सिर्फ एक बड़ा सा गड्ढा बचा था। बदिया फसल। गी वैंग का मूड अच्छा था। इमॉर्टल गू के सामने ये एक छोटा सा एपेटाइजर था। नए बने गड्ढे से निकलने के बाद गी वांग ने तेवर चढ़ाए। ये क्या हो रहा है? इमॉर्टल गू की ऑरा कमजोर हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं यू सील कर दिया गया है? वो आगे उड़ता रहा, फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू की ऑरा का पीछा करते हुए। वो बेहद तेज था। 15 मिनट बाद उसके तेवर चढ़ गए। इमॉर्टल गू की ऑरा जमीन से हवा में चली गई। ये कैसे हो सकता है? उसने चारों तरफ देखा और कुछ सांसों के बाद वो समझ गया यह स्पाइक रैट्स का इलाका है। ये फानी गू मास्टर इसके ऊपर से उड़ कर गया है। उसके गू वॉर्म्स बुरे नहीं हैं, असल में एक फ्लाइंग गू भी है। गी वांग ने दांत निकाली और अपने पंख फैलाकर हवा में उड़ गया। उसने फैंग युआन के पिछले रास्ते का पीछा किया। रास्ते में शैडो क्रोज से मुलाकात हुई। छोटे पक्षियों का एक झुंड। गी वांग ने एचएमपीएच किया। उसका शरीर हल्का सा हिला और सोफाइक रंग के भटकते भूत बाहर निकल आए। रैंक 500 गोस्ट नाइट ट्रैवल गू। भटकती आत्माएं इधर उधर उड़ने लगी। शैडो क्रोज से टकराकर उनकी आत्मा को टुकड़े टुकड़े कर रही थी। शैडो क्रोज के शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो नीचे गिर गए और अर्थ स्पाइक रैट्स ने उनके टुकड़े कर दिए। गी वांग ने खून खराबा मचा दिया। इस इलाके में खून की गंध और तेज हो गई, जिससे और भी शैडो क्रोज खाने की तलाश में आने लगे। साथ ही पूरा अर्थ स्पाइक रैट ग्रुप अलर्ट हो गया। वो जमीन से निकलकर गी वांग पर हमला करने की कोशिश करने लगे। गी वैंग हंसा, 100 गोस्ट नाइट ट्रैवल गू और कई सौ गोस्ट फेस गू को एक्टिवेट किया। एक ही पाल में अनगिनत आत्माएं और रूहें हवा में उड़ने लगी। अलग अलग भूत के चेहरे हवा में नाच रहे थे, जैसे एक पत्थर की चक्की अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रही हो। सैकड़ों से हजारों शैडो क्रोज जमीन पर ऐसे गिरे जैसे बर्तन में पकौड़ियां गिर रही हों। अर्थ स्पाइक रैट्स उनके शरीरों पर दावत उड़ा रहे थे, लेकिन भटकती आत्माओं और भूत के चेहरों ने उन्हें भी नुकसान पहुंचाया। जमीन से निकले न्यूक्लियर पत्थर एक के बाद एक गी वांग के शरीर से टकराए, लेकिन उसके शरीर पर काली रोशनी ने उन्हें पीछे धकेल दिया। इसके अलावा कई शैडो क्रोज ने अपने 40 पंजों से उस पर हमला किया। गी वैंग ना तो बचा और ना हायताल रहा था, वो सीधा आगे उड़ता चला गया। अगर ये एक रैंक 5 गू मास्टर होता, ऐसी परिस्थितियों में हर सेकंड अनगिनत हमलों का सामना करते हुए उसकी प्राइमीवल एसेंस कुछ ही पलों में खत्म हो जाती। लेकिन गू इमॉर्टल्स के पास इमॉर्टल एसेंस होती थी। हरे अंगूर के दाने जैसी एक बूंद इमॉर्टल एसेंस को बड़ी मात्रा में प्राइमीवल एसेंस में बदला जा सकता था। वो पूरे ब्लेस्ड लैंड को दासियों साल तक भर सकती थी, यहां तक कि 100 साल तक भी बिना गायब हुए। इसका मतलब था कि हर गू इमॉर्टल के पास अनंत प्राइमीवल एसेंस थी जिसे वो इस्तेमाल कर सकता था। रैंक 5 गू को बिना रुके इस्तेमाल करने में सक्षम। हजारों शैडो क्रोज के कुर्बान होने के बाद शैडो क्रोज डर के मारे पीछे हट गए। गी वांग ने उनका पीछा नहीं किया। अर्थ स्पाइक रैट्स के इलाके से गुजरने के बाद वो उस जगह पर उतरा जहां फैंग युआन उतरा था। ये वही जगह थी जहां फैंग युआन ने ब्राइट पर्ल गू पर डस्टी गू का इस्तेमाल किया था। ऑरा फिर से कमजोर हो गई। एक फानी इंसान एक इमॉर्टल गू को कैसे सील कर सकता है? नहीं, एक और संभावना है कि ये इमॉर्टल गू बुरी तरह से घायल है और मरने की कगार पर है। मुझे जल्दी करनी होगी। गी वांग को एक जबरदस्त दबाव महसूस हुआ जब वो जमीन के पास उड़ता रहा। एक और रैंक 5 गू वर्म का इस्तेमाल करके रफ्तार बढ़ाते हुए उसने अपनी स्पीड फिर से बढ़ा दी। 20 मिनट बाद वो उस लड़ाई के मैदान पर पहुंचा जहां चांग शन यिन और हाथू गू अपनी मौत तक लड़ा थे। यहां फैंग युआन ने चांग शन यिन की लाश निकली थी और डार्क टॉस गू का इस्तेमाल करके फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू की ऑरा को फिर से दबाया था। ये महसूस करते हुए कि इमॉर्टल गू की ऑरा लगभग ना के बराबर हो गई है, गी वैंग का सब्र जवाब दे गया। वो एक पाल के लिए रुका, अपने इन्वेस्टिगेटिव गू का इस्तेमाल करके आसपास को स्कैन किया, बिना किसी खोज के अपनी यात्रा जारी रखी। यह इमॉर्टल गू मेरा होगा, चाहे जिंदा हो या मुर्दा, मुझे इसे देखना ही है। गी वैंग जमीन के पास उड़ता रहा, अपने दिल में कसम खाते हुए। दावत काफी देर से चल रही थी, जवान लड़कियां नाच रही थी, लजीज शराब और खाना था। इस जिंदादिल माहौल में फैंग युआन ने मंतू के साथ भाई जैसा रिश्ता बना लिया था। भाई मंतू, मैं आपके नाम एक जाम उठाता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा एक काम करेंगे और गे काबिले के साथ अपने रिश्ते सुधारेंगे। फैंग युआन ने अपना शराब का कप उठाया और पी गया। मंतू ने एक मुश्किल भरा चेहरा बनाया। अपने कप की शराब पीने के बाद उसने कहा, मैं भाई चांग की शराब को माना करने की हिम्मत नहीं करूंगा, लेकिन होंगयांग घाटी एक छोटी सी जगह है,
हम मन कबीला तेजी से फैला है और अब हमारी संख्या बहुत बड़ी है। अगर हमें एक और मन काबिले को पालना पड़ा तो मुझे डर है। इसके अलावा गे काबिले ने अपना वादा तोड़ा, वादा किया गया शादी में देरी हुई और आखिर में टूट ही गई। हम सच में गुस्सा और निराश हैं। मंतु की आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसके दिल में पहले से ही एक प्लान था। वो गे काबिले को अपने में मिलाना चाहता था, लेकिन उसको कोई बहाना नहीं मिल रहा था। साथ हाई बुढ़ागे कबीला लीडर एक रैंक 4 गू मास्टर था। जब तक वो जिंदा था, मन कबीला उन्हें आसानी से नहीं हरा सकता था। इसलिए जब मंडुओ ने शादी का प्रस्ताव रखा तो वो तुरंत मान गया। आगे जब गे काबिले से गे याओ की मौत की खबर आई तो मंतु ने विश्वास नहीं किया। उसकी नज़र में ये गे काबिले का एक बहाना था। जब उन्हें मंतु का उन्हें निगलने का इरादा पता चल गया। चैप्टर 447 हिंट्स एंड क्लूज। गूगे काबिले की बात करते ही दावत का जिंदादिल माहौल ठंडा पड़ गया। बूढ़े गे काबिले के लीडर ने जल्दी से खड़े होकर सफाई दी। गे ग्वांग एक तरफ खड़ा था, अपने पिता को देख रहा था। उस कड़वाहट और दर्द महसूस हो रहा था। उसकी बहन मर चुकी थी, उसके पिता दुख में थे। वो चाहता था कि ये सब सच ना हो, लेकिन अब उस बहरवालों को समझाना पड़ रहा था, उन्हें साबित करना पड़ रहा था कि उसकी बेटी सच में मर चुकी है। ये कितना दर्दनाक टॉर्चर था। जबकि मंतु उनकी सफाई सुन रहा था, उसने इसे मानने से इनकार कर दिया। चांग शन यिन एक नेक हीरो था और उस जमाने में चांग काबिले द्वारा पाला गया जीनियस गू मास्टर भी। जब उसने हातुगु और डाकुओं को मारा तो लोगों ने उसकी प्रशंसा की और उसकी बड़ी शोहरत के साथ यूज नॉर्दर्न प्लेन्स में लगभग हर कोई जानता था। इसलिए चांग शन यिन को इज्जत देने के लिए मंतु ने उन्हें पूरा ध्यान दिया। लेकिन भले ही चांग शन यिन की शोहरत अब से 5 या 6 गुना ज्यादा होती, ये उसके गे काबिले को अपने में मिलाने के फायदे से मैच नहीं कर सकती थी। एफ्लैट जब उसके पास ऐसा करने का एक सही बहाना था, मंतु इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। इसलिए उसने धैर्य से गे काबिले के लीडर की सफाई सुनी और फिर अपने तीसरे बेटे की तरफ देखा। मैंडुओ ने दिल ही दिल में ठंडी हंसी हंसी और खड़ा हो गया। उसने फैंग युआन को गहराई से झुककर प्रणाम किया। फिर सबके सामने एक गू वर्म निकला। प्लीज एक नजर देखिए सीनियर चांग। ये गू एक तितली जैसा दिखता था। इसका लंबा शरीर एक अगरबत्ती जैसा था, जिसकी पूंछ से अभी भी गाढ़ा धुआं निकल रहा था। धुआं कभी इंद्रधनुष जैसे रंगों में बदल जाता तो कभी बेरंग और बेगंध हो जाता। क्या ये प्राचीन काल का चेस स्मोक गू है? फैंग युआन की नजर चमक उठी। मैंडुओ हैरान रह गया, प्रशंसा भरे लहजे में बोला, सीनियर बिल्कुल सही हैं, यह जूनियर सीनियर के ज्ञान से हैरान है। मैंने ये गू इत्तेफाक से हासिल किया था। जब तक कोई इस धुएं से रंग जाता है, ये महीनों तक नहीं मिटता। किसी के निशान ढूंढने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा रुकने के बाद उसने आगे कहा, सच कहूं तो जब जूनियर ने पहली बार गे याओ को देखा था तो मैंने ये गू उस पर इस्तेमाल किया था। ए फ्लैट, जैसे ही हम इस स्मोक गू को एक्टिवेट करेंगे, निशान सामने आ जाएंगे और हम उस साफ साफ देख सकते हैं। मैंडुओ के चेहरे पर एक गर्व का भाव था जब उसने आगे कहा, गे ट्राइब लीडर, अगर हम ये गू इस्तेमाल करें और गे याओ आपके काबिले के कैंप में छिपी हुई मिले तो हम क्या करेंगे? वो गे काबिले को निगलना चाहता था, जाहिर है उसके पास प्लान्स थे। यह चेस स्मोक गू मैंडुओ ने हाई सुझाव दिया था, सोचना भी मत कि ये इस तरह इस्तेमाल होगा। मैंडुओ की धमकी का सामना करते हुए गे काबिले के बाप बेटे ने दिल में राहत की सांस ली। यह चेस स्मोक गू अच्छा था, एक बार इस्तेमाल हो जाए तो उनकी बातों की सच्चाई बिना किसी शक के साबित हो जाएगी। लेकिन फैंग युआन का दिल उछाल पड़ा। ये चेस स्मोक गू उन लोगों को भी रंग सकता था जो उसके करीब आए थे। वो एक बार गे याओ के बहुत करीब रहा था और उस गले भी लगाया था। इस DHUEIN से क्या वो एक्सपोज नहीं हो जाएगा? ए फ्लैट क्या? फैंग युआन ने ये उम्मीद नहीं की थी, उसका दिल डूब रहा था। अस पर जो गू वर्म्स सेट द वो चांग शन यिन के एंस्लेवमेंट पाथ के गू वर्म्स दी, वो बड़ी लड़ाइयों के लिए अच्छे द, लेकिन पर्सनल फाइट्स के लिए उनका कोई खास इस्तेमाल नहीं था। इस दावत में वो सिर्फ रैंक 4 इनिशियल स्टेज का था, लेकिन मन काबिले और गे काबिले के लीडर का कल्टीवेशन उससे ज्यादा था। वहां तक कि कई एल्डर्स और गार्ड्स रैंक 3 कल्टीवेशन के साथ थे। भले ही वो भेड़ियों को यहां ले आता, 2 से 3 हजार आम भेड़िए इस सिचुएशन को नहीं पलट सकते थे। एक ही पाल में फैंग युआन का दिमाग बिजली की रफ्तार से काम करने लगा। हर तरह की संभावनाएं चमकने लगी जैसे चिंगारियां। जल्दी ही वो जोर से हंसा, ये तो बहुत अच्छा है। चेस स्मोक गू से सर्टिफाई होने के बाद सच सामने आ जाएगा। जूनियर, जल्दी से इस्तेमाल करो। वो समय खरीदना चाहता था या इसके इस्तेमाल को माना करना चाहता था,
लेकिन ये नामुमकिन था। पहली बात, एक बहरवाले के रूप में उसका चेस स्मोक गू के इस्तेमाल को माना करना बहुत अजीब होता, ये लगभग अपना जुर्म कबूल करने जैसा था। दूसरी बात, चाहे मन कबीला हो या गे कबीला, दोनों हाई चेस स्मोक गू का इस्तेमाल करके कुछ डिटेल्स कंफर्म करना चाहते थे, उनके मन को बदलने का कोई रास्ता नहीं था। तीसरी बात, चेस स्मोक गू किसी और के हाथ में था, भले हाई फैंग युआन इस पर एतराज करता, क्या वो मन काबिले को इसे इस्तेमाल करने से रोक सकता था? इसलिए फैंग युआन ने खुद ही उस उकसाने का इनिशिएटिव लिया, उन्हें एक खुले और निडर होने का इंप्रेशन दिया। फैंग युआन की बातें सुनकर मन तो खुशी से झूम उठा, जब भाई चांग शन यिन ने कह ही दिया है, बेटे इस्तेमाल करो। लेकिन मन डुओ खुश नहीं था, उसने लोगों के एक्सप्रेशंस को देखा और महसूस किया कि मन काबिले के बाप बेटे इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या गे याओ सच में मर गई है? मैन डुओ ने अपनी बेचैनी को काबू किया और सोचा, इस चेस स्मोक गू को एक्टिवेट किया। एक ही पाल में बेरंग और बेगंध धुआं हवा में प्रकट हुआ, काला हो गया। ये क्या हो रहा है? ये, जैसा कि उम्मीद थी, फैंग युआन पर धुएं का एक गाढ़ा बादल था। इस रोशन दावत में ये बहुत ध्यान खींचने वाला था। एक ही पाल में सबकी नजर यूएस पर थी। जिंदादिल माहौल तुरंत गंभीर हो गया, किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा, सबके ऊपर एक भारी चुप्पी छा गई। फैंग युआन ने तेवर चढ़ाए, उसका एक्सप्रेशन हैरानी और अचंभे का मिक्सचर था, जिससे लोगों को लगा कि वो बेगुनाह है। जैसे कि उस लगा कि वो काफी ध्यान नहीं खींच रहा है, फैंग युआन भीड़ के बीच से उठ खड़ा हुआ, अपनी सीट छोड़कर इधर उधर घूमने लगा। काला धुआं उसके पीछे पीछे चलने लगा, फैंग युआन के पीछे एक काले धुएं की पूंछ बन गई। मैन डुओ की नजर चमकी और मन तू ने खुशी से कहा, इसका मतलब भाई चांग शन यिनगे याओ से मिले हैं और उनके साथ काफी करीबी इंटरेक्शन भी हुआ है। बूढ़े मन काबिले के लीडर का एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड था जब उसने फैंग युआन को एक अनिश्चित नजर से देखा। गे ग्वांग अभी भी जवान था, वो काफी शांत नहीं रह पाया और अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ, फैंग युआन को शक की नजर से घूरते हुए पूछा, अंकल चांग शन यिन, ये क्या हो रहा है? क्या आप मेरी बहन गे याओ से माइल्ड जब आप जहरीले घास के मैदान में थे? फैंग युआन का एक्सप्रेशन गंभीर था, उसने कोई सफाई नहीं दी, बल्कि वापस अपनी सीट पर जाकर संजीदगी से कहा, सच कहूं तो तुम शक कर रहे हो, लेकिन मैं भी हैरान हूं, मेरे पीछे इतना धुआं क्यों है? मैन डुओ ने ठंडे ढंग से कहा, सीनियर चांग नॉर्दर्न प्लेन्स के महान हीरो हैं, मैं आपके शक पर कोई अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं करूंगा। सीनियर चांग शान यिन। गे ग्वांग अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो फैंग युआन को एक चमकती हुई नजर से घूरने लगा। फैंग युआन ने यूज सुना और गे ग्वांग की एक में बिना किसी शर्म के देखा, फिर बूढ़े गे काबिले के लीडर की तरफ मुड़कर बोला, भाई गे, आप मेरा चरित्र जानते हैं। मेन वुल्फ किंग के नाम की कसम खाता हूं, मैं ज़ेइल GHAS के मैदान में आपकी बेटी से नहीं मिला। गे काबिले के लीडर ने अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखा, एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ एक बड़ा जेस्चर बनाते हुए कहा, भाई चांग शन यिन, हम पहली मुलाकात में ही इतने घुल मिल गए, मैं आपकी बातों पर विश्वास करता हूं। साइड में खड़ा गे ग्वांग कुछ बोलना चाहता था लेकिन उसने खुद को रोक लिया। फैंग युआन साफ समझ गया था कि ये शब्द उनके शक को दूर करने के लिए काफी नहीं थे। तुरंत बाद उसने तेवर चढ़ाए, एक सोचते हुए एक्सप्रेशन दिखाते हुए कहा, मैं 20 साल तक सोया रहा, जागने के बाद मैंने जहरीला घास का मैदान छोड़ दिया। रास्ते में मैंने कई पॉइजन बियर्ड वुल्व्स को काबू किया, ठंडी रातों में मैं गर्मी पाने के लिए अपने भेड़ियों के फुर पर आराम करता हूं। हो सकता है किसी एक भेड़िए ने भाई की बेटी को खा लिया हो, और इसलिए जब हम कांटेक्ट में आए तो धुआं मुझ तक आ गया। ऐसा है क्या? गे ग्वांग ने दांत पीसे, उसकी नजर लगातार चमक रही थी। फैंग युआन की सफाई बिल्कुल अक्लमंद थी, वो पहला शख्स था जिसने फैंग युआन को जहरीले घास के मैदान से निकलते देखा था। जब उसने यूज विंड वुल्फ ग्रुप से बचाया था, तब वो पॉइजन बियर्ड वुल्व्स को कंट्रोल कर रहा था। हम सच्चाई तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मेरा वुल्फ पैक अभी भी गे काबिले के रांच में आराम कर रहा है, क्या सब लोग मेरे साथ रांच तक आ सकते हैं और हम सच्चाई देख पाएंगे? फैंग युआन ने सुझाव दिया। इस सुझाव ने सबकी रुचि बढ़ा दी। तो फिर हम इसके साथ आगे बढ़ें? मंतू ने अपनी नजर गे काबिले के बाप बेटे पर डाली, उस अभी भी विश्वास नहीं था कि गे याओ मर चुकी है। बूढ़े के काबिले के लीडर ने खड़े होकर कहा, चलो हम गवाह बन सकते हैं। सब लोग अपने हम वुल्व्स पर सवार होकर गे काबिले के रांच की तरफ चल दिए। फैंग युआन का वुल्फ पैक अंदर आराम कर रहा था, वो मजबूत और तंदुरुस्त थे। रात के आसमान के नीचे पॉइजन बियर्ड वुल्व्स और भी एनर्जेटिक थे। चेस स्मोक गू के काले धुएं का इस्तेमाल करके
ग्रुप ने सफलतापूर्वक पता लगा लिया कि कुछ पॉइजन बियर्ड वुल्व्स पर फैंग युआन से कहीं ज्यादा गाढ़ा धुआं था। ओ लॉन्जेविटी हेवन, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से मेरी बेटी का कातिल हमेशा से यही था। ये काबिले के लीडर ने यह देखा और दर्द से रो पड़ा। उसने फिर फैंग युआन को गहराई से झुककर प्रणाम किया। जैसे ही वो बोलने वाला था, फैंग युआन ने यूज रोक दिया। भाई गे, मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं। यह पॉइजन बियर्ड वुल्व्स आपके हवाले हैं, फैंग युआन ने कहा। बूढ़े के काबिले के लीडर ने शुक्रिया के आंसुओं के साथ कहा, उपकारी चैंग शनयिन, शुक्रिया। आपने न सिर्फ मेरे बेटे को बचाया, बल्कि आप मेरी बेटी के कातिल को भी यहां ले आए। आप हमारे गे काबिले के हमेशा के लिए सबसे करीबी दोस्त हैं। गे ग्वांग चुप था। ये सच था कि फैंग युआन ने उस बचाया था, लेकिन यह उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए काफी नहीं था। अगर चांग शनयिन ने उसकी बहन को मारा होता और पॉइजन बियर्ड वुल्व्स को उसकी बहन की लाश खाने का आदेश दिया होता, तो भी यही नतीजा निकलता। मंतु साइड में घबरा रहा था। शुरू से आखिर तक उसने विश्वास नहीं किया कि गे याओ मर चुकी है। अगर गे काबिले ने चेस स्मोक गू को ढूंढ लिया होता और गे याओ के साथ मिलकर ये नाटक किया होता, तो ये बहुत आसान था। इसलिए उसने कहा, गे ट्राइब लीडर, आपने सच में भाई चांग शनयिन को गलत समझा है। भाई चांग नॉर्दर्न प्लेन्स के महान हीरो हैं। वो इतने प्रशंसनीय व्यक्ति हैं, वो ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं? जैसा मैं देखता हूं, हमें इस चेस स्मोक गू का पीछा करके जहरीले घास के मैदान में जाना चाहिए और भाई चांग का नाम साफ करने के लिए और सबूत इकट्ठा करना चाहिए। वो फैंग युआन को बहाना बनाकर सच्चाई जानना चाहता था कि गे याओ सच में मारी है या नहीं। अगर गे याओ जहरीले घास के मैदान में घुसी थी, तो रास्ते में जरूर धुएं का निशान होगा। लेकिन इस वक्त गे ग्वांग बोला, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास अंकल चांग शनयिन की बेगुनाही साबित करने का एक तरीका है। पिताजी, उस समय जब आपने बहन के लिए पानी के पात के कीमती गू वॉर्म्स का एक सेट तैयार किया था, आपने अनपर रैंक 5 हिंट्स एंड क्लूज गू का इस्तेमाल किया था। बहन ये जानती है, इसलिए अगर वो मारी जाती है, तो वो आपके निर्देशों का पालन करके इन गू वॉर्म्स को सही सलामत रखेगी, उन्हें अपने कातिल के लिए छोड़ देगी। इस तरह हम उसके कातिल को ढूंढ सकते हैं और उसका बदला ले सकते हैं। जैसे ही आप वो हिंट्स एंड क्लूज गू निकलेंगे, वो सबसे बड़ा सबूत होगा। ये कहते हुए गे ग्वांग ने गहराई से फैंग युआन की तरफ देखा। चैप्टर 448। एक और रैंक 5 गू मिला। गी वांग रास्ते में तेजी से चला। हल्की सी इमॉर्टल गू की ओरा का पीछा करते हुए वो एक स्नो स्पाइरिया के पौधे तक पहुंचा। इमॉर्टल गू की ओरा यहीं रुक गई, निशान यहीं खत्म होता है। गी वांग की नजर बेचैन थी जब उसने स्नो स्पाइरिया के चारों तरफ खोजा। नहीं, कोई इमॉर्टल गू नहीं। स्नो स्पाइरिया का स्नो वॉश गू पहले ही ले लिया गया है। जाहिर है यहां कोई आया था। लेकिन यहां इमॉर्टल गू क्यों नहीं है? अगर इमॉर्टल गू आगे बढ़ता, तो उसकी ओरा भी आगे बढ़ती। लेकिन यह ओरा यहीं खत्म हो गई। क्या इमॉर्टल गू मर गया? गी वांग ने एक अनुमान लगाया, लेकिन उसने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने अपने इन्वेस्टिगेटिव गू का इस्तेमाल किया और पूरी जगह को अच्छे से छान मारा। नहीं, यहां कुछ नहीं है। गी वांग ने दांत पीसे। उसका दिल गुस्से और अफसोस से भरा हुआ था। रुको! अचानक उसकी नजर बेरहम हो गई जब उसने एक संभावना के बारे में सोचा। इस ज़ेईल GHAS के मैदान के केंद्र में ज़ी-डू ब्लेस्ड लैंड है। रैंक 7 गू इमॉर्टल लेडी पॉइजन स्कॉर्पियन यूएस में रहती है। क्या उसने इमॉर्टल गू ले लिया? एक फानी इंसान का अपचर एक इमॉर्टल गू को नहीं रख सकता, लेकिन एक गू इमॉर्टल का अपचर रख सकता है। जब इमॉर्टल गू अपचर में घुसता है, तो ओरा लीक होना बैंड हो जाती है। इस केस में ये सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगी। इसका मतलब लेडी पॉइजन स्कॉर्पियन घर पर ही रही और एक इमॉर्टल गू उसके दरवाजे पर आ पहुंचा। लानत है, श्राप है। गी वांग ने अपना पैर पटका। वो इस बात पर विश्वास करना पसंद करेगा कि गू लेडी पॉइजन स्कॉर्पियन ने ले लिया है, ना कि इस सच पर कि वो मर गया हो सकता है। लेकिन वो कभी अनुमान नहीं लगा सकता था कि असली इमॉर्टल गू मारा नहीं था, बल्कि फैंग युआन ने आयन कैबिनेट गू का इस्तेमाल करके उसकी ऑरा को सील किया था, फिर पीछे जाकर रास्ते में गू को दफना दिया था। गी वांग ने ऑरा के निशान का पीछा किया, आगे बढ़ते हुए। जैसे हाइफैंग युआन ने सीलिंग को कंट्रोल किया, गू वर्म की ऑरा कमजोर होती गई जब वो उसका पीछा कर रहा था। इससे एक अनुमान पैदा हुआ। गी वांग गू का पीछा करना चाहता था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि रास्ते में फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू कहीं दफन है। जब उसने लेडी पॉइजन स्कॉर्पियन के बारे में सोचा, तो जलन और नफरत ने उसके अनुमानों को एक बैंड गली में पहुंचा दिया। लेडी पॉइजन स्कॉर्पियन एक रैंक 7 गू इमॉर्टल है। वो बहुत शक्तिशाली है।
में हुआ है कि 3 इमॉर्टल्स और लोनर होंगयू को लंग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला करने के लिए इकट्ठा कर सकता हूं। ये वादा किए गए फायदों की वजह से है। मेरे पास उन्हें जीडू ब्लेस्ड लैंड पर हमला करने के लिए सौदा करने के लिए कुछ नहीं है। ये बहुत गुस्से वाली बात है। अगर मैं 10 दिन पहले आया होता तो इमॉर्टल गू शायद मेरा होता। समय को देखते हुए जीडू ब्लेस्ड लैंड अपने दरवाजे खोलने वाला है और अंदर की जहरीले गैस को बाहर निकलने वाला है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे अब निकलना चाहिए। गी वांग ने अपने पैर पटके और हवा में उड़ गया, काले बादलों में घुस गया। काला बादल इधर उधर घूमा जब गी वांग ने गुस्से से चारों तरफ देखा। काफी देर बाद ही वो अपने घर वापस लौटा। ये एक व्यस्त रात होने वाली थी। गे काबिले के रांच में सबका ध्यान फैंग युआन पर था। अगर फैंग युआन ने गे याओ को मारा होता और उसके गूले लिए होते तो हिंसन क्लूज गू यूज एक्सपोज कर देता। फैंग युआन का पहला झूठ भी एक्सपोज हो जाता। अगर तुम गे याओ से नहीं मिले तो तुम्हारे पास उसके गू क्यों है? इस वक्त कोई भी सफाई काम नहीं आती। बेटा, गे काबिले के लीडर ने गुस्से से गे ग्वान को घूरा, बेहद क्रोधित होकर। उपकारी चांग शन यिन इतने नेक और सीधे हैं, तुम मन पर शक कैसे कर सकते हो? जल्दी से घुटने टेको और हमारे उपकारी से माफी मांगने के लिए सिर झुकाओ। पिताजी, गे ग्वांग हैरान था। उस समझ नहीं आया कि गे काबिले के लीडर इतने गुस्से में क्यों हैं। क्या वो हमेशा बहन का बदला लेने की कोशिश नहीं कर रहे थे? पिताजी एक पॉइंट भूल गए तो मैंने उन्हें बता दिया। मैंने क्या गलत किया? एक तरफ मन काबिले के बाप बेटे दर्शक बनकर ये तमाशा देखने लगे। भाई गे, आपके बेटे ने कहा है आपके पास एक हिंसन क्लूज गू है ना? फैंग युआन का एक्सप्रेशन शांत था, उसकी नजर पानी की तरह साफ थी। तो प्लीज यूज निकलिए और एक्टिवेट कीजिए। ये बूढ़े गे काबिले के लीडर ने हिचकिचाया। भाई गे, अगर आपके पास मेरी बेगुनाही साबित करने का कोई तरीका है तो आप उस अभी भी क्यों छुपा रहे हैं? हा, मैं इससे बहुत खुश हूं। फैंग युआन गर्माजोशी से मुस्कुराया। गे काबिले के लीडर ने कुछ देर तक उसके एक्सप्रेशन को देखा, फिर मन काबिले के बाप बेटे को देखा। दोनों चुपचाप खड़े चुपके से ये देख रहे थे, लेकिन उनकी नजरों में गहरा मतलब था। छोड़ो, जब उपकारी चांग शन यिन जोर दे रहे हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा। गे काबिले के लीडर ने दांत पीसे और हिंसन क्लूज गू निकला। ये गू एक काली मकड़ी के आकार का था। ये मुट्ठी के आकार का और मोटा था। 8 बालों वाले काले पैर जिनके सिरे चमकदार थे, पानी के सिंघाड़े जैसे लग रहे थे। गे काबिले के लीडर ने प्राइमीवल एसेंस डाली और हिंसन क्लूज गू के शरीर से हल्की सफेद रोशनी निकली। 500 ली के दायरे में अगर गू मास्टर द्वारा चिन्हित किए गए गू वॉर्म्स होते तो ये लाल रोशनी छोड़ता और उनकी दिशा में इशारा करता। अगर गू मास्टर गू वॉर्म्स को अपने अपच के अंदर छुपा रहा होता तो ये रंगे सिर्फ 1000 कदम तक होती, लेकिन ये गे काबिले के लीडर के हाथ में बिना किसी बदलाव के रहा। ये देखकर गे ग्वांग प्लॉप की आवाज के साथ जमीन पर घुटनों के बाल बैठ गया और फैंग युआन से माफी मांगी। अंकल चांग शन यिन, मैं गलत था। मैं मामले की तह तक जाना चाहता था और आपको नाराज कर दिया। प्लीज मुझे सजा दीजिए। जल्दी उठो, मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए। तुमने क्या गलत किया? फैंग युआन हल्का सा मुस्कुराया जब उसने गे ग्वांग को उठने में मदद की। उस दिन की बात है जब फैंग युआन ने गे याओ को मारा था। मरने से पहले जवान लड़की रोई, चांग शन यिन, मुझे नहीं पता मैं आपके सफलता के रास्ते में कैसे आ रही हूं, लेकिन अब भले ही आप मुझे मार दे, मुझे आपसे नफरत नहीं है। शायद आप बदला ले रहे हैं। मैं अपने सारे गू वॉर्म्स आपके लिए छोड़ जा रही हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि वो आपके सफलता के रास्ते में कुछ काम आएंगे। खौफ खौफ, लड़की ने खून थूका और दुख भरी मुस्कान के साथ फैंग युआन से भीख मांगी। मैं मरने वाली हूं, लेकिन मरने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। मैं उम्मीद करती हूं कि आप मुझे गले लगा सकते हैं। मैं सच में आपकी गर्म झप्पी महसूस करना चाहती हूं। लेकिन फैंग युआन हिला तक नहीं, उसकी नजर ठंडे ढंग से लड़की को देख रही थी। उसने लड़की को देखा और देखा कि उसका चेहरा सख्त होता जा रहा है जब उससे जिंदगी धीरे धीरे निकल रही थी। आखिर में फूल जैसी लड़की एक बर्फ जैसी ठंडी लाश बन गई। फैंग युआन एक लंबी चुप्पी में डूब गया जब उसने गे याओ के चेहरे को देखा। उसने अपने सारे गू मुझे दे दिए। इसका क्या मतलब है? वो सच में चांग शन यिन से प्यार करती थी, लेकिन वो मुझे मारने के लिए मुझसे नफरत कैसे नहीं कर सकती? उसका प्यार सिर्फ एक जवान लड़की का आकर्षण था जो सिर्फ कुछ दिनों से पनपा था। उसकी नफरत उसकी जिंदगी खून की वजह से थी, मारे जाने की नफरत। ये साफ है कि कौन सा इमोशन ज्यादा स्ट्रांग है। ये लड़की अभी भी बहुत छोटी है, उसकी एक्टिंग बहुत खराब है।
वो मुझसे बात करते वक्त अपनी यूं में यूएस नफरत को कैसे छुपा सकती है? भले ही मेरे पास गू वॉर्म्स की कमी है, और उसके गू वॉर्म्स सभी हाई क्वालिटी के हैं, उसने जानबूझकर उन्हें मेरे लिए छोड़ा, सुरक्षित रहने के लिए। मुझे उन्हें नहीं लेना चाहिए। आगे फैंग युआन ने सोचा, और पॉइजन बियर्ड वुल्व्स आगे बढ़े, उसकी लाश को तब तक खा गए जब तक कुछ नहीं बचा। शुरू से आखिर तक उसने गे याओ के अपचर में मौजूद गू वॉर्म्स को बिल्कुल नहीं छुआ। ये नतीजा देखकर गे काबिले के लीडर ने राहत की सांस ली। फैंग युआन की लगातार प्रशंसा करते हुए, भाई चांग शनयेन, मैंने आज बहुत कुछ सीखा। आप सच में घास के मैदान के महान हीरो हैं। आपका आचरण आज रात के चांद जैसा है, पानी जैसा साफ, बिना किसी मिलावट के। चाहे फर्श कितना भी गंदा हो, ये चांद को गंदा नहीं कर सकता। चाहे बादल कितने भी घने हों, वो आपकी रोशनी को नहीं रोक सकते। हम गे कबीला आपका बहुत कर्जदार है। मेरा बेटा जल्दबाजी में था और उसने आप पर शक किया। हमारे पास सिर्फ ये रैंक 5 हिंट्स एंड क्लूज गू है। मैं आज इसे आपको माफी के तौर पर दूंगा। प्लीज इसे स्वीकार कीजिए, वरना मैं ठीक से सो नहीं पाऊंगा। रैंक 5 गू मिलना मुश्किल था, लेकिन सबकी नजरों के सामने गे काबिले के लीडर ने यूज फैंग युआन को दे दिया। फैंग युआन ने कुछ बार माना किया, लेकिन गे काबिले का लीडर बहुत जिद्दी था। यूज मजबूरन इसे स्वीकार करना पड़ा। ठीक इसी तरह फैंग युआन ने नॉर्दर्न प्लेन्स में अपना दूसरा रैंक 5 गू हासिल किया। आगे सबने दावत देर रात तक जारी रखी, जब वो चांद के नीचे खुशी खुशी अलग हुए। मंतू ने फैंग युआन को दिल से अपने काबिले में मेहमान बनने के लिए इनवाइट किया, लेकिन फैंग युआन ने कहा कि वो जल्द ही जाने वाला है हीरोज असेंबली में शामिल होने के लिए। लेकिन जाने से पहले वो पहले मन काबिले में जरूर आएगा। फैंग युआन और गे काबिले के बाप बेटे को अपने हम्प वुल्व्स पर जाते देख मंतू की मुस्कान गायब हो गई और उसका चेहरा बिगड़ गया। लगता है ये गे याओ बिना किसी शक के मर चुकी है। मंतू का लहजा उदास था। पिताजी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। साइड में खड़े मंडुओ ने ठंडी हंसी हंसी। ये गे कबीला होंगयान घाटी का इस्तेमाल करना चाहता है, उस हमसे भीख मांगनी पड़ेगी। उनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। अपने बेटे की बातें सुनकर मंतू का एक्सप्रेशन रिलैक्स हो गया। उसने मंडुओ के कंधों पर थपथपाया। तुम सही हो, मैं इसमें ज्यादा ही उलझ गया था। इन सालों में मन कबीला फेल रहा है, तुमने इसमें बहुत योगदान दिया है। लेकिन तुम सिर्फ सी ग्रेड एप्टीट्यूड के हो, तुम्हारी प्रतिभा काफी नहीं है। जब पिताजी रिटायर होंगे और तुम्हारा बड़ा भाई मन काबिले की जिम्मेदारी लेगा, तो तुम्हें उसकी अच्छे से मदद करनी होगी। हाँ पिताजी, चिंता मत कीजिए। मैंडुओ ने तुरंत और पॉजिटिव तरीके से जवाब दिया, लेकिन वो दिल ही दिल में एचएमपीएच कर रहा था। वो भी अपने पिता का बेटा था। वो लीडर की पोस्ट के लिए कंपीट क्यों नहीं कर सकता? उस अपने भाई को क्यों देना पड़ेगा? एप्टीट्यूड की वजह से वो काबिले का लीडर नहीं बन सकता? नहीं, अगर बड़ा भाई ट्राइब लीडर की पोस्ट पर आ गया तो वो मुझे मार डालेगा। साई, कितने अफसोस की बात है। मैं गे याओ से शादी करके गे काबिले को अपनी फोर्स का हिस्सा बनाना चाहता था, इस रिश्ते से हमें बांधकर। लेकिन आसमान ने मेरे साथ मजाक किया। गे याओ सच में मर गई। नालायक बेटे, घुटने टेको। जैसे ही वो गुप्त कमरे में पहुंचे, जब सिर्फ वो दोनों बचे थे, गे काबिले के लीडर का एक्सप्रेशन डूब गया जब वो गे ग्वांग पर चिल्लाया, पिताजी। गे ग्वांग हैरान था। उस समझ नहीं आया कि उसके पिता इतने गुस्से में क्यों हैं, लेकिन उसने अनजाने में पहले घुटने टेक दिए। पिताजी, मैं आपका बेटा हूं। आप मुझे दांत या मार सकते हैं जब तक आपका गुस्सा शांत ना हो। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप शांत होने के बाद मुझे बताएंगे कि आप इतने गुस्से में क्यों हैं। मैं बदल जाऊंगा और आपको फिर कभी गुस्सा नहीं दिलाऊंगा, गे ग्वांग ने कहा। गे काबिले के लीडर ने ठंडी हंसी हंसी गे ग्वांग के सामने खड़े होकर उसकी नाक की तरफ इशारा किया। मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। चलो पिताजी तुम्हें वजह बताते हैं, ताकि तुम्हें पता चले कि आज रात हम कितने बड़े खतरे में थे। क्या तुमने सच में सोचा था कि मंडुओ ने तुम्हारी बहन को उसकी खूबसूरती की वजह से प्रपोज किया था? गे ग्वांग हैरान रह गया। क्या ऐसा नहीं था? गे याओ हमारे काबिले की खूबसूरत लड़की थी, कितने ही नौजवान उसके पीछे पड़े थे। बकवास, गे काबिले के लीडर ने दहाड़ मारी। खूबसूरती तो बस अथॉरिटी के ऊपर की आइसिंग होती है। मैंडुओ के पीछे मंतू है, उसका मकसद हमारे गे काबिले को निगलना है। इसीलिए मंतू ने मैंडुओ को तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए इतना सपोर्ट किया। चैप्टर एंड।